अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज अ की लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट गवर्न्स एंड सुपरवाइज द बैंकिंग सेक्टर। तो ये जो एक्ट है वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम करता है। इनिशियली स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1939। तो शुरुआती दौर में बैंकों के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं था, बल्कि बैंकों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई थी, जिनको हमारा जो कंपनीज एक्ट 1913 है उसी के अंदर जो है इंक्लूड किया गया था। However, these provisions are later consolidated and enacted the Banking Regulation Act 1949। उसके बाद इन्हीं सभी प्रोविजंस को कंसोलिडेट करके एक सेपरेट एक्ट जो है वो बना दिया गया था बैंकों के लिए, जिसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। और आगे चलकर इसी एक्ट को जो है रीनेम करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो बना दिया गया था, और ये आज के टाइम में भी जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, अब इससे लेकर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस बीआर एक्ट 1949। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बीआर एक्ट को डिफाइन करती है? पहला, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर्म्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये बेसिकली मेन लॉ है जो कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करता है। इट एम्पावर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक फंक्शन। तो ये आरबीआई को भी पावर देता है, जिसकी हेल्प से वो यहाँ पर बैंकों को रेगुलेट और सुपरवाइज कर पाता है। तो ये भी करेक्ट है। इट आउटलाइन द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर बैंकिंग ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये भी करेक्ट है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बैंक है उनको लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, और वो कैसे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी उसके लिए भी क्लियर गाइडेंस जो है इस एक्ट के अंदर दी गई होती है। इट ग्रांट्स इंडिविजुअल द अथॉरिटी टू क्रिएट देयर ओन पर्सनल बैंक विदाउट एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन नहीं करती, यानी कि ये किसी भी इंडिविजुअल को अथॉरिटी नहीं देती है कि वो अपने पर्सनल बैंक यहाँ पर स्टैब्लिश करे बिना किसी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहली तीन स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को जो है वो डिफाइन करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो देखो, जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसके सेक्शन 5B के अंदर बैंकिंग की क्लियर यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो दी गई है। तो कौन सी यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो करेक्ट है? ठीक है, तो देखो, हमारे पास चार यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, बड़ी बड़ी है थोड़ी सी। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑप्शन में क्या लिखा है, ताकि हमें इन बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो जो डेफिनेशन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो डेफिनेशन है वो बैंकिंग की बिल्कुल करेक्ट है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी हम बाद में देखेंगे। तो सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है सबसे पहले पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ताकि उस डिपॉजिट से जो पैसा आया है उसको वो लोन एंड एडवांसेस दे सके और इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके। और ये जो भी पैसा डिपॉजिट्स के अंदर पड़ा हुआ है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर रिपेबल होता है, या फिर चेक से रिपेबल होता है, ड्राफ्ट से रिपेबल होता है, या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिपेबल होता है। सिंपल भाषा में बैंकिंग का मतलब है पहले जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ताकि उस पैसे से लेंडिंग की जा सके और इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सके। ठीक है, और कस्टमर की डिमांड और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो रिपेबल हो जाता है। तो ये डेफिनेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब बाकी की डेफिनेशन क्यों गलत है? तो यहाँ पर बाकी चीजें तो सेम है, बस यहाँ पर बोला था कि डिपॉजिट मनी फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ये गलत है। बैंकिंग का मतलब है पब्लिक से यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करना, हालांकि वो गवर्नमेंट के एजेंट की तरीके से काम कर सकते हैं, पर डेफिनेशन में पब्लिक जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है वो बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए, यानी कि बैंकिंग के अंदर हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर सके और गुड्स और सर्विसेज गुड्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि बैंक जो है वो गुड्स में डीलिंग कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है कि जो बैंकिंग है उसके अंदर हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट से ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सके और ट्रेड को कंडक्ट कर सके। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट डेफिनेशन है। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट any company which is engaged in manufacture of goods or carries on any trade and which accept deposit of money from the public merely for the purpose of financing its business shall not be deemed to transact business of banking। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा सेक्शन 5C रहेगा। देखो, सेक्शन 5C क्या कहता है? सेक्शन 5C क्या कहता है? अगर कोई यहाँ पर कंपनी है
जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, और उसका मेन पर्पस क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, कि वो अपने फंक्शंस को फाइनेंस कर सके। और वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है? गुड्स को मैन्युफैक्चर करना और किसी भी तरह का ट्रेड करना। तो ये हमारी बैंक जो है वो नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उससे अपने जो डे टू डे बेसिस पे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उसको जो है वो फाइनेंस कर रही है। और उसका जो फंक्शन है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है और गुड्स में ट्रेड करना है। तो ये हमारी बैंक बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स की या फिर गुड्स में ट्रेड करती है वो बैंक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बैंक यहाँ पर गुड्स में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सेक्शन 5C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो सेक्शन 5B के अंदर बैंकिंग की डेफिनेशन दी गई थी, सेक्शन 5C के अंदर बोला गया कि कौन बैंक नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। According to Section 6 of the BR Act, which of these business can do a bank in addition to their regular business? तो एक बैंक का रेगुलर बिजनेस क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट से जो भी पैसा है उससे लैंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। पर इन फंक्शंस के अलावा भी बैंक कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। वो कौन से? पहला, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग जो है वो कर सकते हैं। एक्टिंग एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन और कैरिंग एजेंसी। तो ये भी करेक्ट है, बैंक एक एजेंट के तौर पे भी जो है वो काम कर सकता है, यानी कि वो अपने कस्टमर का एजेंट बन सकता है, गवर्नमेंट का एजेंट बन सकता है और उसके बिहाफ पर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। ग्रांटिंग एंड इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स एंड गारंटीज। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू कर सकता है बैंक, ट्रैवलर चेक भी इशू कर सकता है, गारंटीज भी इशू कर सकता है। इट शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन बाइंग और सेलिंग ऑफ बार्टरिंग ऑफ गुड्स। तो ये गलत, ये जो फंक्शन है वो बैंक परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। पहले तीन फंक्शन जो है वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो है वो बैंक परफॉर्म कर सकता है, पर चौथा फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस सेक्शन 7 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? जो हमारा सेक्शन 7 है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? पहला, इट मैंडेट दैट ऑल कंपनीज कैन यूज वर्ड्स बैंक, बैंकर और बैंकिंग इन देयर नेम। ये सभी कंपनी को कहता है कि आपको कंपल्सरी अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर या बैंकिंग इन तीनों में से एक या दो वर्ड जो है वो यूज करने ही पड़ेंगे। या फिर इट अलाउज द कंपनीज टू यूज वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन देयर नेम एज लॉन्ग एज दे मीट सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया। अगर वो एक सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर, बैंकिंग वर्ड को यूज कर सकते हैं। या फिर इट मैंडेट दैट ओनली बैंकिंग कंपनीज कैन यूज द वर्ड्स बैंक, बैंकर और बैंकिंग इन देयर नेम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वही अपने नाम के अंदर इन तीनों वर्ड्स में से एक वर्ड जो है वो यूज कर सकती है, और ये उनको यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, और इनके अलावा और कोई कंपनी यहाँ पर यूज जो है वो नहीं कर सकती। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए आप कोई भी बैंक देखो वहां पर इन तीनों में से आपको एक वर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा, चाहे बैंक है, चाहे बैंकर है, चाहे बैंकिंग है, क्योंकि इसी से उनकी पहचान जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द बीआर एक्ट, विच ऑफ दिस फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर बैंक? तो सेक्शन 8 जो है वो बताता है कि एक बैंक जो है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पर बैंक के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है? पहला, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन द बाइंग एंड सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स, यानी कि डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो गुड्स की ना तो बाइंग कर सकता है ना ही सेलिंग कर सकता है। तो ये फंक्शन तो प्रोहिबिटेड है, ये नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग और सेलिंग ऑफ बार्टरिंग गुड्स फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए भी गुड्स की सेल परचेज नहीं कर सकता, यानी कि एक एजेंट के तौर पे भी वो गुड्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो ये भी करेक्ट है, मतलब कि ये भी प्रोहिबिटेड है। उसके बाद रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, टिप्स वैल्यूएबल ऑन डिपॉजिट फॉर सेफ कस्टडी। तो ये जो फंक्शन है वो बैंक परफॉर्म कर सकता है, यानी कि बैंक जो है सेफ कस्टडी के अंदर वैल्यूएबल चीजों को एक्सेप्ट जो है वो कर सकता है, यानी कि आप अपनी वैल्यूएबल चीजों को बैंक के पास डिपॉजिट करवा के रख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर यहाँ पर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड प्लीज के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्राइमरली डील विद डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट by banking companies.
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि नॉन बैंकिंग एसेट्स यहाँ पर होती है। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम बैंक के पास कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी डिमांड करता है। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो डिमांड करता है। तो फर्स्ट करें, यहाँ पर एक पर्सन है, उसके पास एक घर था और इसने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, और अपने घर को यानी कि होम को बैंक के पास गिरवी रख लिया, यानी कि एज अ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब बैंक के पास राइट है कि अगर ये डिफॉल्ट करता है तो बैंक ना इस एसेट्स को एक्वायर कर लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा और इसको सेल करके अपना सारा पैसा जो है वो रिकवर कर लेगा। तो मान के चलिए यहाँ पर ए पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक ने क्या किया, इसके घर को अपनी कस्टडी में जो है वो ले लिया। अब बैंक के लिए ये एक एसेट है, कौन से एसेट है, नॉन बैंकिंग एसेट। यानी कि बैंक को अपने क्लेम के अगेंस्ट जो भी एसेट्स मिलती है, यानी कि अपने बॉर्रोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, उसके बाद बैंक ने जो है बॉर्रोवर की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर लिया है, जब्त कर लिया है, तो वो बैंक के लिए नॉन बैंकिंग एसेट जो है वो कहलाती है। और अगर अगर बैंक ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, यानी कि इमूवेबल नॉन बैंकिंग एसेट है, तो उसको ना उसे 7 सालों के अंदर में डिस्पोज करना पड़ता है, यानी कि उसे 7 साल में अंदर में उसको सेल करके अपना क्लेम जो है वो रिकवर करना पड़ता है। यानी कि अगर अगर ये हमारी नॉन बैंकिंग एसेट है होम, तो ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो बैंक को उसको 7 साल के अंदर में ही सेल करना पड़ेगा, यानी कि 7 साल से ज्यादा वो अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैंक कैन होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन रिक्वायर्ड फॉर ओन यूज। ठीक है, अगर कोई बैंक जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने बाय की है, तो उसको वो जब तक चाहे जो है वो रख सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया नॉन बैंकिंग है, तो उसने सिर्फ बोला है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता ही है। उसके बाद आरबीआई अथॉरिटी टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टू 5 years, यानी कि अगर किसी केस में आरबीआई को लगता है कि यहाँ पर जेन्युइन रीजन की वजह से बैंक जो है वो एसेट को सोल्ड नहीं कर पाया, तो उस केस में जो आरबीआई है वो 5 साल का और टाइम पीरियड जो है वो दे सकता है बैंक को। ठीक है, डिस्पोजल करने के लिए। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि हमारा जो सेक्शन 9 है, जो नॉन बैंकिंग एसेट के साथ डील करता है, उसके रिगार्डिंग ये सभी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द बीआर एक्ट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ बैंक। ठीक है, तो सेक्शन 10 बेसिकली यहाँ पर हमारा जो बैंक की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताता है, यानी कि बैंक की मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, मैनेजमेंट का हिस्सा कौन कौन यहाँ पर बन सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो, ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट एम्प्लॉय और मैनेज बाय अ मैनेजिंग एजेंट। ठीक है, तो एक बैंकिंग कंपनी किसी भी मैनेजिंग एजेंट को अपनी मैनेजमेंट में जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकती, यानी कि अपना मैनेजर जो है वो नहीं बना सकते। मैनेजिंग एजेंट का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पहले से ही किसी दूसरे पर्सन का एजेंट होता है। जैसे एक ए पर्सन है, एक यहाँ पर बी पर्सन है। ठीक है, तो ए पर्सन है बी पर्सन को एज अ एजेंट जो है वो हायर किया है। अब ये बी बी पर्सन बेसिकली एक मैनेजिंग एजेंट है, तो ये बैंक का मैनेजमेंट का हिस्सा जो है वो नहीं बन सकता है और मैनेजमेंट इसको एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते। उसके बाद इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। अगर कोई पर्सन है वो पहले से किसी और कंपनी का डायरेक्टर है, जैसे ए पर्सन है वो एबीसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो ये जो पर्सन है वो बैंक की मैनेजमेंट का हिस्सा जो है नहीं बन सकता, तो ये भी करेक्ट है। एवरी बैंकिंग कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाय पार्ट टाइम चेयरमैन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो एवरी बैंकिंग कंपनी जो है एक होल मतलब कि परमानेंट चेयरमैन के द्वारा ही मैनेज जो है वो किया जाएगा, इनके बैंक का जो चेयरमैन होगा वो परमानेंट होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु हैज बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसे भी बैंक की मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जिनको इंसॉल्वेंट का मतलब नहीं पता, तो देखो कोई भी पर्सन जो कि अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को उसकी ड्यू डेट पर पे ऑफ नहीं कर पाता है, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। जैसे अगर ए पर्सन है, उसने यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से और इसकी पेमेंट 5 साल के बाद करनी थी, पर 5 साल पूरे हो गए और ये अपना लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, तो इस केस में हम इस पर्सन को क्या कहेंगे कि ये पर्सन इंस्टॉलमेंट हो चुका है, तो इस पर्सन को हम बैंक के मैनेजमेंट में इंक्लूड जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर करेगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट डज सेक्शन 16 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट। तो हमारा जो सेक्शन 16 है वो क्या प्रोहिबिट करता है बैंकिंग रेगुलेशन के रिगार्डिंग। पहला, इट प्रोहिबिट्स इंडिविजुअल फ्रॉम वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। किसी इंडिविजुअल को
बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने से रोकता है, या फिर इट प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी साइमल्टेनियसली, यानी कि ये पर्सन को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पर्सन जो है एक टाइम पर एक से ज्यादा बैंक का डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता है, या फिर इन मैंडेट दैट ऑल बैंकिंग कंपनी मस्ट हैव सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या इट इनकरेज इंडिविजुअल टू होल्ड मल्टीपल डायरेक्टरशिप इन बैंकिंग कंपनीज। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपने अभी तक भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो फटाफट से मुझे यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी चीज यहाँ पर प्रोहिबिट की गई, कौन सी चीज यहाँ पर प्रोहिबिट की गई है, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग कोई भी एक पर्सन जो है एक टाइम पर एक से ज्यादा बैंकों का डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता। जैसे एक ए पर्सन है, वो यहाँ पर एबीसी बैंक का डायरेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो एक्सवाइजेड कंपनी एक्सवाइजेड बैंक है, वो यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है इसको, पर ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये एक टाइम पर दोनों बैंकों का डायरेक्टर जो है वो बनकर नहीं रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बैंकिंग कंपनीज पेड अप कैपिटल रिजर्व्स। अगर हम यहाँ पर सेक्शन 11 की बात करें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की, तो जो बैंक है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स कितने होने चाहिए? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 50 लाख? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 लाख। इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 5 लाख। तो एक्ट के अंदर हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका जो उसके अंदर जो कैपिटल दी गई है वो 5 लाख की है। हालांकि आरबीआई उसको समय के साथ इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। इस वक्त अगर आप देखो तो प्राइवेट जो बैंक है उनकी 500 करोड़ तक जो है वो पेड अप कैपिटल जो है वो पहुंच गई है। तो ये जस्ट एक्ट के लिए अगर आपसे पूछा जाए एक्ट में कितना है मिनिमम कैपिटल, तो आप 5 लाख कह सकते हो। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द बीआर एक्ट द ऑथराइज्ड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल ऑफ अ बैंक must be in 4:2:1 ratio. According to this section, which combination of capital is correct? तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल का यहाँ पर मतलब समझिए। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? तो देखो, अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल की बात करें तो एक कंपनी जितने फंड रेज अपने शेयर्स को इश्यू करके करती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे कि एक एक्स कंपनी है या फिर एक एक्स बैंक है, उसने यहाँ पर 1 लाख शेयर जो है वो इश्यू किया मार्केट में और एक का प्राइस था 10 रुपए, तो उसको यहाँ पर टोटल 10 लाख रुपए जो है वो रिसीव हुए। तो ये जो 10 लाख रुपए है वो शेयर्स को इश्यू करके रिसीव हुए, तो ये 10 लाख हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल जो है वो कहलाएगी, ठीक है। अब किसी भी कंपनी की एक मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, यानी कि एक कंपनी जो है मैक्सिमम लिमिट तक ही शेयर्स को इश्यू करके फंड रेज कर सकते हैं, और इस मैक्सिमम लिमिट को हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। जैसे एक एबीसी बैंक है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है कि ये 1 लाख शेयर्स ही मार्केट में जो है वो इशू कर सकती है, यानी कि एक का प्राइस है 10 रुपए, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही शेयर्स को इशू करके रेज जो है वो कर सकती है, तो इसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। तो हमारी बैंक ने जो कैपिटल यहाँ पर इशू कर दिया है मार्केट में, जैसे हमारी मान के चलिए 50,000 शेयर जो है वो बैंक ने मार्केट में इशू कर दिया है, तो और जिसके बदले में उसको यहाँ पर 5 लाख रुपए जो है वो रिसीव होने हैं, तो ये हमारी इशूड कैपिटल जो है वो कहलाएगी। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? तो देखो, जो हमने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स का जितना हिस्सा इन्वेस्टर ने परचेज कर लिया यानी कि सब्सक्राइब कर लिया, जैसे कि मान के चलिए 50,000 हमने इशू किए थे शेयर्स, 40,000 शेयर्स यहाँ पर परचेज कर लिए गए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल आपको पता लग गया, सब्सक्राइब कैपिटल आपको पता लग गया। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। तो देखो, जितना पैसा आपके पास इन्वेस्टर से आ चुका है, जैसे मान के चलिए 40,000 शेयर यहाँ पर परचेज किए गए थे, बस यहाँ पर 30,000 शेयर होल्डर ने यह पैसा जो है वो पे किया है, 10,000 शेयर होल्डर ने पैसा पे ही नहीं किया है। तो ये जो 30,000 शेयर होल्डर ने पैसा पे किया है, यानी कि 3 लाख रुपए जो कंपनी के पास आए हैं, बैंकिंग कंपनी के पास, ये हमारी पेड अप कैपिटल जो है वो कहलाएगी। तो आई होप आपको ऑथराइज कैपिटल जो कि मैक्सिमम कैपिटल होती है, और सब्सक्राइब कैपिटल जितनी यहाँ पर सेल हो चुकी है, और जो पेड अप कैपिटल जितनी पेमेंट कंपनी ने मंगा लिया इन्वेस्टर से या फिर जितनी पेमेंट उसे मिल चुकी है, वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सेक्शन 12 की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल से दुगनी होनी चाहिए, और जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो पेड अप कैपिटल से दुगनी होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन। देखो यहाँ पर जो ऑथराइज कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख से दुगनी है, और जो सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख है वो पेड अप कैपिटल 2.5 लाख से दुगनी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट रहेगा
तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑन बीआर एक्ट, नो बैंक शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर अंटिल all its capitalized expenses have been completely written off. These capitalized expenses include, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिविडेंड क्या होता है। तो देखो, जब भी कोई कंपनी ओपन होती है, ठीक है, जब भी कोई कंपनी ओपन होती है, जैसे कि एक बैंकिंग कंपनी ओपन हुई है, एबीसी बैंक है, ठीक है, उसने अपने शेयर जो है वो मार्केट में इशू किए ताकि वो फंड रेज कर पाए। तो यहाँ पर उसने 10,000 शेयर जो है वो मार्केट में इशू किए हैं और उसको जो है 1,000 लोगों ने परचेज कर लिया, यानी कि 1,000 लोग इस बैंकिंग कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर है, यानी कि इसके ऑनर्स है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, अब प्रॉफिट कमाया तो ये प्रॉफिट किसका होता है, हमारे शेयर होल्डर का, ठीक है। अब कभी भी कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बल्कि उसका कुछ परसेंटेज ही यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने कमाया 50,000 रुपए और उसने डिस्ट्रीब्यूट किया सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, तो ये 25,000 रुपए जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है उनकी रिटर्न के बदले में, तो वो हमारा कहलाता है डिविडेंड, ठीक है। अब बैंकिंग कंपनी के लिए एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि बैंकिंग कंपनी जब तक अपने कैपिटलाइज एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट उसको आने वाले कई सालों तक जो है वो मिलने वाला है, उनको रिटर्न ऑफ नहीं कर पाती, यानी कि उनको कंप्लीट नहीं कर पाती है, तब तक वो डिविडेंड जो है वो पे नहीं कर सकती है। तो ये कैपिटलाइज एक्सपेंस हमारे कौन कौन से हैं इसमें, पहला प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर सेलिंग कमीशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे कैपिटलाइज एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। और बैंक जैसे कि अगर मतलब समझे इनका, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, तो जब आप बैंक को स्टैब्लिश करते हो तो आपको कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर करने पड़ता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में या फिर और पेपर वर्क करवाने में, ये सारे खर्चे जो है वो आपको करने पड़ते हैं, एसेट्स खरीदनी पड़ती हैं। तो वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बैंक को स्टैब्लिश करने से पहले यहाँ पर किए जाते हैं। शेयर सेलिंग कमीशन क्या होता है, तो आपने अपने शेयर्स इशू किए ताकि आप फंड रेज कर सको, उसके ऊपर आपने एक ब्रोकर हायर किया ताकि आपके शेयर्स आसानी से बिक सके और उसने उसको आपने जो कमीशन पे किया है। एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिनकी कोई फिजिकल एक्सेसेस नहीं होती, जैसे गुडविल हो गई बैंक की, तो उस पर भी जो एक्सपेंडिचर किया है वो कैपिटलाइज एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो एक बैंक जब तक इनको रिटर्न ऑफ नहीं कर देती, यानी कि इनको पूरा पे नहीं कर देती है, यानी कि जितना भी पैसा उन्होंने पे किया था उतना पैसा कमा नहीं लेती है, तब तक वो जो है यहाँ पर डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एज पर सेक्शन 17, every banking company is required to establish a reserve fund and transfer a minimum of 20% of its annual profit to this fund before declaring any dividend, ठीक है। देखो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग हर एक बैंकिंग कंपनी को एक रिजर्व फंड जो है स्टैब्लिश करना पड़ेगा और जब भी वो प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट के 20% के इक्वल उस रिजर्व फंड के अंदर उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर एक एबीसी बैंक है, उसने यहाँ पर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इसका 20% यहाँ पर कितना हुआ, 20% हमारा हो गया 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए उसे रिजर्व फंड के अंदर जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि एक ऐसी कंडीशन जहां पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि उस कंडीशन के अंदर बैंकों को रिजर्व फंड के अंदर प्रॉफिट का 20% जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। वो कंडीशन कौन सी है, पहला, द बैंकिंग कंपनी एनुअल प्रॉफिट एक्सीड 10% ऑफ इज टोटल एसेट। अगर बैंकिंग का जो एनुअल प्रॉफिट है वो उसके टोटल एसेट्स के 10% से एक्सीड कर जाता है, जैसे अगर बैंकिंग कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 1,00,000 रुपए और उसका जो प्रॉफिट है वो 11,000 रुपए, तो ये 10% से एक्सीड कर गया, तो ये इस सिचुएशन के अंदर, या फिर द बैंक प्रॉफिट हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइन, यानी कि बैंक का प्रॉफिट पिछले 3 सालों से जो है डिक्लाइन हो रहा है, जिसको देखते हुए उसके पास छूट है कि वो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट ना भी करे तो चलेगा, या फिर बैंक इज ए न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन विद इट्स फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, यानी कि बैंकिंग कंपनी अभी अभी बनी है और उसके स्टार्टिंग के 3 साल तक उसे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द रिजर्व फंड एंड द शेयर प्रीमियम अकाउंट मैचेस द पेड अप कैपिटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगर हमारे रिजर्व फंड के अंदर जो भी पैसा है और शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो भी पैसा है वो अगर पेड अप कैपिटल के इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशन में इस प्रोविजन को मानना जरूरी नहीं होता, यानी कि रिजर्व फंड के अंदर प्रॉफिट का 20% जो है वो कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं होता है। अब जिनको शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं पता, तो देखो जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, जैसे कंपनी के अगर शेयर्स का प्राइस 10 रुपीज है, कंपनी ने उसे 12 रुपए पे इश्यू किया है, तो ये जो 2 रुपीज है ये प्रीमियम कहलाता है,
और इसे यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो किया जाता है या फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ठीक है, तो अगर हमारे रिजर्व फंड का बैलेंस मान के चलिए यहाँ पर 2 लाख रुपए है और हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है वो 3 लाख रुपए का है और जो बैंक की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का है, तो इस केस में जो है इस प्रोविजन को मानना जरूरी नहीं होता है, यानी कि रिजर्व फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।